आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक पाठ्य पुस्तक हिंदी सीकर पाठमाला जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है, इसके पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला पाठ है जालियांवाला बाग में वसंत। यह एक कविता है। इस कविता की कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है वो 16 अगस्त 1904 को निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 1904 का दौर वो था जब अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश में था और जो स्वाधीनता आंदोलन है यानी आज़ादी के लिए जो लड़ाई चल रही थी वो अपने चरम पर थी। उस दौरान इनका जन्म हुआ। बड़े होकर के इनकी रुचि जो है वो कविताओं में आई, साहित्य में आया। ये कविताएं लिखने लगी, कहानियाँ लिखने लगी। इनकी कविताएं जो थीं वो बहुत प्रेरित करती थीं आज़ादी को लेकर के। आज़ादी की लड़ाई से रिलेटेड ये कविताएं लिखा करती थीं। इनकी कविताएं जो हैं वो नौजवानों में जोश पैदा कर दिया करती थीं। लोग पढ़ करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाया करते थे। तो बिल्कुल जोश से भरपूर इनकी कविताएं हुआ करती थीं। उन्हीं कविताओं के संग्रह में से एक कविता है जालियांवाला बाग में वसंत। तो जालियांवाला बाग में एक हत्याकांड हुआ था, एक नरसंहार हुआ था जिसमें कई निर्दोष लोगों को मार दिया गया था, गोली चलाकर मार दिया गया था। तो इस नरसंहार के ऊपर इन्होंने एक कविता लिखी। उस कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ कोकिला नहीं काग हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। कि ये जो बाग है, ये जो बागीचा है जहाँ अक्सर आम बागीचे में खूबसूरती होती है, कोयल गीत गाते हैं, वहीं कवयित्री कह रही हैं कि इस बाग में कोयल नहीं बल्कि कौवे शोर मचाते हैं। काग मीन्स कौवा। उसके बाद काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। जो कीड़े मकोड़े हैं यहाँ पे वो जो है भंवरों का भ्रम पैदा करते हैं। भंवरे जानते हैं क्या होता है? भंवरे काले होते हैं थोड़े और उनका जो बोलने का तरीका होता है, जो बजिंग साउंड होता है, उसको इन्होंने एक डर से कंपेयर किया है कि किस तरीके से यहाँ जो नरसंहार हुआ उसका जो डर फैला है, उससे जो दर्द फैला है, जो दर्दनाक दृश्य है, उसकी ओर इशारा है भ्रमर का भ्रम उपजाते कहते हुए। कलियाँ भी अध खिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे व पुष्प शुष्क हैं अथवा झुल से। यानी जो कलियां हैं वो आधी ही खिली हैं और कंटक कुल से मिली हैं। कंटक यानी कांटों से। तो यहाँ के जो फूल हैं वो पूरे खिल भी नहीं पाए और कांटों से इनकी तुलना की जा रही है। इसके अलावा वे पौधे व पुष्प शुष्क हैं। वो पौधे, पुष्प यानी फूल, जो फूल हैं, जो पौधे हैं वो मुरझाए हुए से हैं या तो फिर बिल्कुल झुलस गए हैं, जल चुके हैं। परिमल हीर पराग दान सा बना पड़ा है। परिमल यानी सुरंग, सुगंध, माफ़ कीजिएगा। तो सुगंध जो है वो हीन पराग के दाग सा बना पड़ा है। अब हीन पराग क्या होता है? तो फूल, पराग का अर्थ होता है पुष्पराज, या फिर फूल के अंदर जो बीज होते हैं और उसके ऊपर जो धूल जम जाती है उसको हम लोग पराग का दाग कहते हैं। तो जो खुशबू है उस दाग की तरह बदबूदार हो चुका है। उसके बाद यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है और ऐसा लगता है कि इतना बड़ा जो प्यारा ये बाग था, इतना खूबसूरत ये बागीचा था, यहाँ पे सिर्फ चारों तरफ खून ही खून है। ओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। अब ऋतुराज हम बसंत को कहते हैं, वसंत मौसम को। वसंत मौसम में क्या होता है? चारों ओर हरियाली होती है, फूल खिले होते हैं, मौसम बिल्कुल सुहावना होता है। चारों जो मौसम होते हैं या तीनों मौसम, उनमें सबसे अच्छा मौसम वसंत का माना जाता है। तो कवयित्री कह रही हैं कि आप बहुत अच्छे हैं लेकिन इस स्थान पे बहुत धीरे से आइएगा, क्योंकि एक शोक का स्थान है। यहाँ खुशी नहीं मनाया जा सकता, यहाँ पे बहुत दर्दनाक घटना घटी हुई है। उसके बाद आगे ऋतुराज यानी वसंत से अनुरोध करते हुए वो लिखती हैं कि वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। यानी वसंत में जो अच्छी हवाएं चलती हैं वो चलने देना, परंतु बहुत धीरे चलाना। यहाँ पे जो दुख की आहें हैं, जो लोगों का दर्द है, जो दर्द से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भावनाओं को उड़ा करके मत ले जाना, उनके फीलिंग्स को उड़ा करके मत ले जाना। कोकिल गावें किंतु राग रोने के गावें, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावें। यानी कोयल जो है वो गाना ज़रूर गाएं, परंतु जो राग हैं वो दुख के गाएं, वो रोने वाले गाने गाएं, दुख वाले गाने गाएं। भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे, और भंवरे जो हैं वो गूंज मचाएं,
वो खूब अपनी जो बजिंग साउंड है उसको क्रिएट करें और उससे क्या करें, जो कष्ट की कथा है उसके द्वारा कष्ट की कथा को सुनाएं कि वहाँ पे लोगों ने कितना दर्द महसूस किया था। लाना संग में पुष्प न हो वे अधिक सजीले, तो सुगंध भी मंद ओस से कुछ गीले गीले। यानी तुम अपने साथ फूल भी ले आना, वसंत ऋतु जो तुम खिलते हुए फूल ले आते हो फूल ले आना, परंतु ध्यान रखना कि वो फूल सजीले ना हो, सजावट वाले ना हो, और जो उनकी खुशबू है वो भी बहुत मंद मंद सी हो और ओस से भीगी हुई हो। ओस से यहाँ दूसरा अर्थ आंसू भी है, यानी कि उदास हो, उसके अंदर जो है ओस के आंसू की भांति फूलों में ओस मौजूद हो, यानी फूल रोएं ओस के रूप में। किंतु न तुम उपहार भाव से आकर दिखलाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। यानी जो तुम फूल ले आओगे जो थोड़े गीले होंगे उनको उपहार के भाव से मत ले आना, गिफ्ट करने के लिए मत ले आना, खुश होकर के मत ले आना, बल्कि स्मृति में पूजा हेतु। स्मृति यानी कि यादें, जो यादें हैं, जो दर्दनाक यादें हैं, उनकी जो पूजा हो रही है उसमें पूजा में थोड़े थोड़े बिखरा देना यादों के तौर पे। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। यानी जो नरसंहार हुआ था उसमें छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी जानें गंवाई थी। तो कवयित्री उस घटना को दोबारा बताते हुए लिख रही हैं कि यहाँ पर गोली खाकर मरने वालों में छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनके लिए कलियाँ ले आना, उनको याद करने के लिए, उनकी स्मृति पे चढ़ाने के लिए छोटी छोटी कलियाँ ले आना, खिले हुए फूल मत ले आना, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। यानी जिन दिलों में, जिन हृदय मीन्स दिल होता है, जिन दिलों में आशाएं थीं कि हमें आज़ादी मिलेगी, वो छिन्न हो गई, सारी आशाएं ख़त्म हो गईं और कई लोग जो है अपने परिवार से दूर हो गए। देश के कई परिवार जो है वो बलि पे चढ़ा दिए गए और बिना किसी गलती के, सभी निर्दोष लोग। कुछ कलियां अध खिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु के ओस बहाना। यानी कि यहाँ जो कुछ कलियां हैं वो अध खिली इसलिए चढ़ाना कि उनकी याद में आंसू के ओस बहाना। उनकी याद में जो है कलियां ऐसी चढ़ाओ जो आधी खिली हो, क्योंकि आशाएं अधूरी रह गई थी, आशाएं पूरी नहीं हो पाई थी, और उनकी याद में जो है अपने आंसू रूपी ओस बहाना। ऋतु में जो ओस है वो उसके आंसू को दर्शा रहा है। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर। यानी कि यहाँ पर अब सबसे पहले बच्चों का जिक्र हुआ, फिर उन जवान लोगों का जिक्र हुआ जिनकी आशाएं अधूरी रह गईं, जो पूरे जोश में थे आज़ादी के, लड़ाई के, और अब बात होती है वहाँ पे उन वृद्ध लोगों की जो कि वृद्ध भी मरे, यानी बूढ़े लोग, जो बुज़ुर्ग लोग थे। तो बुज़ुर्ग लोग जो हैं गोली खाकर तड़प तड़प के यहाँ मरे हैं, उनकी याद में कुछ शुष्क फूल यानी थोड़े मुरझाए हुए से फूल ले आकर के चढ़ा देना। ये सभी वसंत को कह रही हैं सुभद्रा जी। उसके बाद आता है अंतिम पंक्ति, यह सब करना किंतु यहाँ मत शोर मचाना, यह है शोक स्थान बहुत धीरे से आना। यानी कि सब कुछ करना, ये फूल चढ़ाना, यादें करना, ओस रूपी अपने आंसू बहाना, परंतु जब तुम यहाँ आओगे तो शोर मत मचाना, खुशी के आवाज़ें मत निकालना, क्योंकि एक शोक स्थान है, यहाँ बहुत धीमे से आना और याद करके चले जाना। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वसंत को तो कह ही रही हैं, साथ ही साथ वसंत ऋतु को कहते हुए ये हम सभी को कह रही हैं कि कैसे अपनी स्मृतियों को याद रखना चाहिए, कैसे उन कुर्बानियों को, उन बलिदानों को याद रखना चाहिए, उस नरसंहार को हमें याद करना चाहिए, और किस भाव के साथ याद करना चाहिए, खुश होकर के, कितनी उदासी चाहिए, उसमें क्या क्या हुआ, एक छोटी सी कविता के द्वारा सुभद्रा जी ने बहुत अच्छे तरीके से हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है। तो ये हो गया आज का हमारा कविता। इसके बाद हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न अभ्यासों में उसके जवाब लिखते हैं। तो हमारा जो प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न है वो है, यहाँ कौन शोर मचाते हैं। तो हमारा जो हो गया प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है कि यहाँ कौन शोर मचाते हैं। तो यह कविता की पहली पंक्ति में ही लिखा हुआ है कि काग जो हैं यहाँ शोर मचाएं।
कोकिला नहीं, काग हैं शोर मचाते। तो वहाँ से हमें क्या पता लगा कि यहाँ पे शोर मचाने वाले कौन हैं? काग। काग यानी कि कौवे। तो यहाँ कौन शोर मचाते हैं? काग या फिर कौवे। दूसरा सवाल है, धीरे से आने को किसे कहा जा रहा है? तो कविता में हमने जाना कि धीरे से आने को ऋतुराज को कहा जा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? अब ऋतुराज किसे कहते हैं? वसंत को कहते हैं। तो ऋतुराज वसंत को कहा जा रहा है कि धीरे से आना। वायु को क्या उड़ाकर ले जाने से मना किया जा रहा है? तो वायु को जो है दुख की आहें उड़ाकर ले जाने से मना किया जा रहा है। दुख की आहें, ये हमें उस पंक्ति में मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ है कि वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। तो क्या नहीं ले जाने की बातें हुई हैं? दुख की आहें। उसके बाद आता है वायु को कैसी चाल से चलने को कहा गया है? तो वायु को जो है धीमी चाल से यानी मंद चाल से चलने को कहा गया है। ये भी उसी पंक्ति में मिलता है कि वायु चले मगर मंद चाल से उसे चलाना। हमारा अंतिम प्रश्न क्या है? खून से क्या सना पड़ा है? तो खून से वो प्यारा बाग सना पड़ा है। तो यहाँ पर जवाब क्या होगा? प्यारा बाग। वो प्यारा बाग कौन सा बाग था? जलियांवाला बाग। तो ये हो गया हमारा प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न के 5 जवाब। तो पहले प्रश्न में जो है 5 खंड थे, क, ख, ग, घ और अंग। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। या फिर पहले का ये मौखिक है और अब हम बढ़ते हैं लिखित की ओर। ये था मौखिक प्रश्न। और अब हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्न की ओर। लिखित प्रश्न का जो क है, कोकिला को किस प्रकार का राग गाने को कहा गया है? तो हमने क्या पढ़ा था? कोकिला को रोने का राग गाने को कहा गया है। ये भी हमें उस पंक्ति में मिलती है जहाँ लिखा हुआ है कोकिला गावे किंतु राग रोने का गावे। तो इसका जवाब क्या होगा? कोकिला को रोने का राग गाने को कहा गया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह कविता में जालियांवाला बाग को कौन सा स्थान कहा गया है? तो ये हमारी जो अंतिम पंक्ति है, यह सब करना किंतु यहाँ शोर मत मचाना, यह है एक शोक स्थान, बहुत धीरे से आना। तो इससे क्या पता चलता है कि जालियांवाला बाग को जो है शोक का स्थान कहा गया है। तो हमारा जवाब हो गया जालियांवाला बाग को शोक का स्थान कहा गया है। अभी हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो है कवयित्री ने भ्रमर से क्या अनुरोध किया है? तो हमने पढ़ा था कि कवयित्री ने भ्रमर से अनुरोध किया है कि गुंजार करें और कष्ट की कथा सुनाएं। इस पंक्ति में है ये, कोकिल गावें किंतु राग रोने का गावें, भ्रमर करे गुंजार और कष्ट की कथा सुनावे। तो आंसर क्या होगा? कवयित्री ने भ्रमर से गुंजार कर कष्ट की व्यथा सुनाने को कहा है। कष्ट
की व्यथा सुनाने का अनुरोध किया है। ये हो गया हमारा तीसरा। चौथा है अधखिली कलियां किस स्कूल से मिलती हैं। हमारा जब सवाल जो है वो है कि अधखिली कलियां किस स्कूल से मिली हैं। जवाब है कंटक कूल से। तो अधखिली कलियां कंटक कूल से मिली हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न अभ्यास। इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है यानी सवाल नंबर 2 जो है वो है निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां हैं लाना संग में पुष्प न हो वे अधिक सजीले तो सुगंध भी मंद ओस से कुछ गीले किंतु न तुम उपहार भाव आकर दिखलाना स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। तो इन पंक्तियों का अर्थ यही है जो हमने अभी पाठ में पढ़ा कि जो फूल हैं आप अपने साथ ज़रूर ले आना। ऋतु से कह रही हैं कवयित्री इस पंक्ति के माध्यम से कि आप अपने संग फूल ज़रूर ले आना, परंतु ध्यान रखना कि वो सजावट के फूल ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि ये एक शोक का स्थान है। तो सुगंध भी मंद ओस से कुछ गीले गीले, और उस फूल की जो सुगंध है वो भी मंद होनी चाहिए और थोड़े से गीले भी होने चाहिए ओस की बूंदों से। अब ओस की बूंदों से तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि वो उदास हों और ओस की बूंदें आंसू की तरह उनके ऊपर आए हों, यानी कि ऋतु का जो आंसू है वो ओस के रूप में दिखाया है यहाँ कवयित्री ने। उसके बाद अगली पंक्ति है किंतु न तुम उपहार भाव आकर दिखलाना, यानी ये फूल और उस पे आंसू रूपी ओस लेकर के जब तुम आओगे जिसकी खुशबू मंद गति की होगी उसको उपहार के तौर पे मत ले आना। उपहार यानी गिफ्ट, तो उपहार के भाव से मत ले आना। उसको स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। केवल उन शहीदों की यादों में, उन नरसंहार में मारे गए लोगों की यादों में, उनके बलिदान को याद करते हुए उनकी स्मृति यानी कि यादों में यहाँ पर ले आकर के बिखरा देना। इस प्रकार वो ऋतु को, शहीदों को या फिर उसमें बलिदान दिए, इस नरसंहार में बलिदान गए लोगों को जानने जिन्होंने दी, उनको याद करने की तरीके को बता रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका पहला है कविता में धीरे से आने के लिए किसे कहा गया है। ऑप्शन होगा ऋतुराज। दूसरा है वृद्ध कैसे मरे हैं। वृद्ध तड़प तड़प कर मरे हैं। वायु को क्या साथ उड़ाकर ले जाने से मना किया जा रहा है। दुख की आहें। भंवरे किसकी कथा सुनाए। भंवरे कष्ट की कथा सुनाए। उसके बाद आता है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द हम लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रश्न अभ्यास। इसके बाद व्याकरण पोर्शन का हमारा पहला है विलोम शब्द लिखिए। जिसमें क है धीरे, ख है सहज, ग मरना, घ असफलता, अंग मंद, च स्वीकार। तो धीरे का विपरीत क्या होगा। तेज। सहज का असहज, मरना, जीना, असफलता, सफलता, मंद, तीव्र, स्वीकार, अस्वीकार। इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है वो है तत्सम और तद्भव शब्दों को छांट कर लिखना। तो तत्सम शब्दों में भ्रमर, प्रिय, ऋतु,
संघर्ष, गृह, पुष्प आदि शब्द आते हैं। और तद्भव में जो बचे हुए शब्द हैं जैसे नाक, होंठ, गंध, नाच, लोहा, सफल, ये सारे शब्द जो हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम हम उन शब्दों को कहते हैं जो पहले संस्कृत के शब्द थे और अब हिंदी में सीधे सीधे आ गए। तद्भव हम उन शब्दों को कहते हैं जिनका संस्कृत में मीनिंग था पर थोड़ा बदल करके उसको हिंदी में ले आया गया है। जैसे कि गृह जो शब्द है वो तत्सम है, लेकिन उसका जब घर बना दिया गया तो वो तद्भव शब्द हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो यह पाठ है वो समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले सत्र में मिलेंगे फिर नए पाठ के साथ। शुक्रिया।